हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल राजहंस स्टडी सेंटर पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान सब्जेक्ट पे। और विज्ञान सब्जेक्ट के चौथे चैप्टर और चौथा चैप्टर पे क्या दिया गया है आपका। चौथे चैप्टर पे जो टॉपिक दिया गया है वो है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। और उसमें जितने भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उनको हम एक एक करके इस वीडियो पे सॉल्व करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पे बने रहें ताकि आपको सारे क्वेश्चनों का उत्तर जो है वो पता चल सके सही तरीके से कि कैसे उसको बनाना है, किसी भी चीज का उत्तर कैसे लिखना है। और इससे पहले 3 चैप्टर का हमने वीडियो बना चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया गया है और आप पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर आप जाके देख सकते हैं। और आपके विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं सबका यहाँ पे वीडियो आने वाला है। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं टॉपिक क्या है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। पहला क्वेश्चन की बात करें तो नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे टिक का निशान लगाएं। पहला क्वेश्चन इस पे विद्युत धारा उत्पन्न करता है क नंबर केवल ऊष्मीय प्रभाव, ख नंबर केवल रासायनिक प्रभाव, ग नंबर केवल चुंबकीय प्रभाव, घ नंबर ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो घ होगा, ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। क्योंकि विद्युत धारा का उत्पन्न जो है ये तीनों का तीनों करता है, ऊष्मीय प्रभाव भी करता है, रासायनिक प्रभाव भी करता है और चुंबकीय प्रभाव भी करता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो घ होगा। घ के आगे आपको टिक का निशान क्या करना है, लगा देना है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगला क्वेश्चन पे दिया है निम्नलिखित में कौन घोल विद्युत का कुचालक है। नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, अशुद्ध जल। तो यहाँ पे कुचालक की बात कही गई है और कुचालक कौन सा होता है, अशुद्ध जल। तो इसलिए आपको यहाँ पे भी घ के आगे जो है आपको टिक का निशान लगा देना है। अगला क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चंस पे दिया है निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है। और यहाँ पे दिया गया है पहला लोहा, दूसरा क्रोमियम, तीसरा आपका तांबा और चौथा में एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो आपका ख नंबर का ऑप्शन होगा क्रोमियम। क्रोमियम का लेप जो है वो किया जाता है, विद्युत लेपन के द्वारा चढ़ाया जाता है, जिससे किसी भी वस्तु यानी लोहा में अगर चढ़ा दिया जाए तो उसका चमक जो है वो बढ़ जाता है। और इसी का लेप जो है वो आपके साइकिल के हैंडल, आपका उसका जो रिम्स होते हैं वो आप देखे होंगे, ये सारे चीज़ों में क्या होता है, चढ़ाया होता है। तो इसलिए उसका चमक जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ख क्रोमियम। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, दूसरे नंबर के क्वेश्चंस पे। और दूसरा नंबर पे क्या दिया है, खाली स्थान को भरिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं खाली स्थान के, जिसमें आपको सही क्या करना है, विकल्प भर देना है। क्या क्या भरना है, क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम लोग एक एक करके यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला दिया है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव कैसे कैसे होते हैं। अम्लीय होते हैं, क्षारकीय होते हैं, लवणीय होते हैं। तो ये सारा चीज आपको लिख देना है। अम्ल प्रकार के होते हैं, क्षारक प्रकार के होते हैं, लवण प्रकार के होते हैं। ये तीनों चीज आपको यहाँ पे लिख देने हैं। आगे अगर हम लोग दूसरे नंबर पे चलें, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है। कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है, तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है ना। किसी विद्युत से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है 3 नंबर, एलईडी विद्युत द्वारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होती है। एलईडी बल्ब जो है वो दुर्बल मतलब अगर आपके पास अगर वोल्टेज नहीं है तब भी देखिएगा एलईडी बल्ब जो है वो जलता है, कम वोल्टेज में भी जलता है ना। तो इसलिए यहां पे बोला गया है कि एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी क्या होती है, दीप्त तो होती है, जल जाती है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें, जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी
टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। कौन सा टर्मिनल से? और वो है ऋण टर्मिनल, है ना, माइनस वाला। आप बैटरी देखे होंगे तो उसमें माइनस और प्लस जो है वो दोनों होता है। तो उसमें कौन सा? तो ऋण यानी माइनस टर्मिनल जो है वो संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होती है। 5वें नंबर पे क्वेश्चंस पे अगर हम लोग चलें, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं विद्युत लेपन। तो इस प्रकार से जो खाली स्थान के प्रश्न थे यहाँ पे जो आपको भरने थे वो भी क्लियर हो गया। अब तक हम लोग 2 क्वेश्चंस क्लियर किए। पहला, उसमें टिक लगाने वाला 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, वो भी हम कर लिए। और दूसरा खाली स्थान को भरने वाला क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चंस पे बात करेंगे और वो है तीसरे नंबर का क्वेश्चंस। तीसरे नंबर में क्या दिया है? किसी धातु पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हम लोग को आंसर देना है और आंसर में क्या देना है? आपको उत्तर लिखना है और लिखना है किसी धातु पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ये आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन अगर 4 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चले, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? उत्तर आपको देना है पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संख्या अणुओं के अनुपात, है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में कोई स्पष्ट यहाँ पे नहीं है कि आपको किस प्रकार का अनुपात पूछा है। जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पे आंसर देना है पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संख्या अणुओं के अनुपात 2:1 होते हैं और द्रव्यमान के अनुसार 1.8 होते हैं, है ना। आप यहाँ पे द्रव्यमान का अनुपात नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी यहाँ पे नहीं है। आप इतना लिखिएगा, ये याद रखिएगा आप 2.1 होता है। लेकिन ये दोनों चीज बताने का मेरा कारण यही है कि कभी कभी क्या करता है कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात अणुओं के अनुसार 2:1 और द्रव्यमान के अनुसार 1:8। इसलिए ये चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आपको दोनों चीज यहाँ पे क्लियर हो और किसी भी प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए आपसे वो बन जाए। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो ये इसका अगर हम लोग को आंसर देना होगा तो क्या लिखेंगे? लोहे के डिब्बों पर खाद्य पदार्थों का संरक्षित करने के लिए टीन की पतली परत विद्युत लेपन द्वारा चढ़ाई जाती है। किस चीज का विद्युत लेपन के द्वारा परत चढ़ाया जाता है? टीन की पतली परत चढ़ाई जाती है और वो भी किसके द्वारा? विद्युत लेपन के द्वारा। ये सारा पॉइंट्स आपके किताब में दिए गए हैं, सारा क्वेश्चंस का आंसर आपके किताब के अनुसार दिया जा रहा है, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो जो है वो मिल सके, है ना। और अगर आपको ये सारा पीडीएफ चाहिए, साइंस के जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन पे लिंक और टॉपिक का नाम, जो भी चैप्टर है उसका नाम आपको सेंड करना होगा। आपको लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा जहां से आप डाउनलोड करके और उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे हम तमाम सब्जेक्ट का वीडियो लाने वाले हैं और साइंस में अभी हमारा उस पर काम चल रहा है। प्रत्येक चैप्टर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम 8 क्लास के फाइनल एग्जाम, जिसे हम लोग 8 बोर्ड भी कहते हैं, उसमें आपको वो कारगर साबित होगा। तो इसलिए आप हमारे वीडियो में बने रहें ताकि आपको इस प्रकार से तमाम चीजें मिल सकें। अगला क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, 6ठे नंबर की क्वेश्चंस, और 6ठा नंबर पे क्या दिया हुआ है? लोहे के बने पुलों को जंग से बचने यानी बचाने, यहाँ पे देखिए मिस्टेक है थोड़ा सा टाइपिंग, क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस? लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है ना। इसमें उत्तर आपको लिखना है कि लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत विद्युत लेपन द्वारा चढ़ाई जाती है। किसकी? तो जिंक की। ये आपको याद रखना है। इसमें हम लोग क्या क्या देखें? चमक के लिए क्रोमियम, किसी खाद्य पदार्थ को अगर सही रखना है ना, तो उसमें लोहा के डिब्बा में अगर रखना है और वो सुरक्षित रखना है तो उसमें किस प्रकार किसका चढ़ाया जाता है? टीन का।
और कोई पुल है, लोहा से बना कोई पुल है, तो उसको जंग से बचाने के लिए किस चीज का विद्युत लेपन किया जाता है? जिंक का। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चंस पे अगर हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर के क्वेश्चंस पे, क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा नहीं। प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन पर धारा प्रवाहित नहीं होती है। लकड़ी में धारा प्रवाहित होगा ही नहीं, तो विद्युत लेपन कैसे होगा? क्योंकि विद्युत लेपन में जो धारा जो है वो बहुत जरूरी है, धारा प्रवाहित होना चाहिए, तभी उसका विद्युत लेपन हो पाएगा। और लकड़ी में या प्लास्टिक में ये नहीं होता है, जिसके कारण इसमें संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 8 नंबर के क्वेश्चंस, और 8 नंबर में क्या है? भींगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है? उत्तर लिखना है, भींगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना खतरनाक होता है क्योंकि त्वचा का प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे अधिक करंट शरीर में प्रवेश कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक शॉक का जोखिम बढ़ सकता है। तो ये कारण है जिसके कारण आपको शॉक लग सकते हैं, करंट लग सकते हैं, इसलिए भींगा हुआ हाथ से किसी भी विद्युत उपकरण को नहीं छूना चाहिए। 9 नंबर के क्वेश्चंस पे अगर हम लोग चले तो 9 नंबर के क्वेश्चंस में दिया गया है, अशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करते परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं, क्यों? कारण बताना। हाँ, यह सत्य है कि देखिए यहां पे गलती है, अशुद्ध लिख दिया, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल नहीं, यहां पे आपको क्या लिखना है? आशुद्ध। आशुद्ध ये आप सुधार लीजिएगा, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे अशुद्ध नहीं आशुद्ध होगा, तो आशुद्ध जल। तो हाँ, यह सत्य है कि अशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करते परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं, क्यों? क्योंकि अशुद्ध जल में विद्युत प्रवाहक आयन नहीं होते हैं, है ना, जो विद्युत को प्रवाह करता है वो जो है यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए यह अचालक होते हैं। जबकि नल के पानी में घुले लवण आयन विद्युत चालन करते हैं। नल के पानी में वो सारे चीज होते हैं जो विद्युत को चालन करने में मदद करते हैं। अशुद्ध जल में वो कोई भी चीज ऐसे नहीं होते हैं जो विद्युत को चालन करने में मदद करेंगे, इसलिए वो अशुद्ध जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। अगले क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन। क्या दिया है? नई साइकिल की हैंडल एवं पहिया का रिम चमकता है, अगर दुर्घटनावश इसमें खरोंच आ जाए तो क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। नई साइकिल कि हैंडल एवं पहिया का रिम क्रोमियम के कारण चमकता है। किसके कारण चमकता है? क्रोमियम, क्योंकि उसमें विद्युत लेपन के द्वारा क्या चढ़ा रहता है? क्रोमियम चढ़ा होता है, जिसके कारण वो चमकती है। परंतु दुर्घटनावश इसमें खरोंच आ जाती है तो क्रोमियम का लेप जो है वो हट जाता है ना, और लोहा दिखने लगता है, और लोहा में उसके बाद क्या लगने लगेगा? जंग जो है वो लगना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जंग जो है जंग लगना, यहाँ पे लगना होना चाहिए लेकिन लग्न हो गया है, ये थोड़ा सुधारना होगा आपको। तो जंग लगना उसमें क्या होता है? प्रारंभ हो जाएगा, जंग लगना है। क्रोमियम का लेप जहां हटा किसी भी चीज से, जहां पे चढ़ा हुआ है, तो वहां पे जंग लगना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप देखे होंगे आपके साइकिल, आपके घर में साइकिल, मोटरसाइकिल जो भी होगा जहां पे क्रोमियम का लेप चढ़ा हुआ है, अगर क्रोमियम का वहां से लेप हट जाता है तो वहां पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसलिए ये चीज जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। आगे जो है आपके जो चैप्टर हैं उसमें और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। 11 नंबर के क्वेश्चंस 12, 13, 14, 15, कुल 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम लोग ये 5 क्वेश्चंस जो है वो अगले पार्ट में करेंगे। ये आपका चौथे चैप्टर का पहला पार्ट था और पहला पार्ट में हम लोग 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अगले 5 क्वेश्चंस को हम लोग अगले पार्ट में क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसके कारण आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चंस का आंसर अगले पार्ट में आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा जो क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए और आप उस वीडियो को देख सके, अपने नॉलेज को गेन कर सकें। और आपको पीडीएफ चाहिए
तो लिंक और चैप्टर का नाम जरूर कमेंट्स करें, तभी आपको लिंक जाएगा और उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।